सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस्लाम के जो सुनहरी दौर पर अगर मैं नज़र डालूं तो आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा नाम जो कि आप सब जानते हैं वो अली सीना का नज़र आता है, जो कि तिब के मैदान में सिर्फ तिब के मैदान में माहिर नहीं थे बल्कि बहुत बड़े रियाजीदान भी कंसिडर होते थे, फ़लसफ़ी समझ लें कि बहुत सी जो ऐसे सब्जेक्ट्स थे उन पर उनको अबूर हासिल था। और जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं और ख़ासतौर पर जो इल्मी हलके हैं वहाँ पे आज भी वो अली सीना का ज़िक्र बड़ी इल्मी शख्सियत के तौर पर किया जाता है। अच्छा, वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, लेकिन सबसे मशहूर जो उनकी किताब है वो अल कानून है, जो कई ज़बानों में आपको पता है उसका तर्जमा भी हो चुका है, बल्कि 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी जाती रही। अच्छा, वो अली सीना इल्मी तजर्बात के कायल थे। आज मैं उनके एक ऐसे ही तजर्बे की कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा। और इसका ताल्लुक़ नफ्सियात से है। कहा जाता है कि वो अली सीना ने अपने इस तजर्बे के लिए भेड़ों का इंतखाब किया। 2 एक जैसी भेड़ें ली और ये जो भेड़ें थी ना सिर्फ हम उम्र थी बल्कि हम वज़न थी, उनका कद काट भी एक जैसा था। अगर सेहतमंद होने की बात करें तो भी उन भेड़ों में 19-20 का फ़र्क नहीं था। अच्छा, इन भेड़ों के लिए वो अली सीना ने 2 एक जैसे पिंजरे तैयार करवाए। अब उन पिंजरों की ख़ास बात पता है क्या थी कि उनके सामने सलाखें लगी हुई थी जहाँ से भेड़ें समझ लें कि सामने देख सकती थी। अच्छा, यहीं से इन भेड़ों की जो रखवाली करने वाले थे ना उन्हें खाना भी देते थे, खुराक भी देते थे। अच्छा, पिंजरों के दाएं और बाएं खिड़कियाँ रखी गई थी जहाँ से दाएं और बाएं देखा जा सकता था और ये पिंजरे एक साथ बिल्कुल एक साथ रखे गए थे और ये जो भेड़ें ना सिर्फ पिंजरे में मौजूद खिड़की से एक दूसरे को देख सकती थी। अच्छा, यही इस तजर्बे का कह लें कि ख़ास नुक्ता था। अच्छा, भेड़ों को पिंजरों में बंद करने के बाद उनकी एक जैसी खिदमत की गई, यानी उनके खाने पीने का ख्याल रखा गया। जितनी खुराक एक भेड़ को दी जाती उतनी दूसरे को भी दी जाती। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर एक भेड़ की जो सेहत है ना वो दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, जबकि दूसरी बड़ी मोटी ताज़ी सेहतमंद थी। अच्छा, एक भेड़ बेचैन दिखाई देती थी और दूसरी आराम से बैठकर जुगाली करती रहती थी। बज़ाहिर ये जो बेचैन रहने वाली भेड़ थी ना उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई ना कोई वजह थी। अच्छा, अब उसकी वजह क्या थी? वो अली सीना ने उस भेड़ के पिंजरे के बिल्कुल साथ एक पिंजरा रखा था जिसमें एक भेड़िए को रखा गया था। अब ये भेड़ तो उस जो भेड़िया है ना उसको देख सकती थी सारा दिन, लेकिन उसके साथ वाले पिंजरे में जो बंद भेड़ है ना उसको ये भेड़िया बिल्कुल नज़र नहीं आता था। अब जिसको नज़र आता था ना खाना उसको भी बड़ा उम्दा मिलता था, वक्त पर पानी दिया जाता था, लेकिन चूँकि वो भेड़ियों को देखती थी, देख देख कर खौफ का शिकार रहती थी, तो लिहाजा खाया पिया लगता ही नहीं था, कमज़ोर से कमज़ोरतर होती चली गई। और ये जो भेड़िया है ना पिंजरे में होने की वजह से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी उसको देखकर खौफज़दा रहती थी, उसको खौफ रहता था और वो बेचैन रहती थी। और हुआ क्या, उसके असरात उसके सेहत पर आने लगे। अच्छा, कुछ अरसे बाद ये उसी खौफ की वजह से जान से चली गई। अच्छा, दूसरी तरफ जिस भेड़ को भेड़िया नज़र नहीं आता था वो यही खुराक खाकर बिल्कुल दुरुस्त और फिट रही। अब इस तजर्बे से ये नतीजा निकाला वो अली सीना ने कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ जानदारों की जो नफ्सियात है ना और सेहत दोनों को तबाह कर देता है। इसलिए सबक ये है कि हम एहतियात करें, वहम ना करें, खौफ ना करें, क्योंकि वहम जो है वो खौफ को जन्म देता है और खौफ इंसान को असल मुसीबत से पहले ही खा जाता है। मुसीबत तो जो आनी वो आनी है, लेकिन अब आप सर पे तारी कर लेंगे, खौफ ज़्यादा हो जाएंगे तो मुसीबत से पहले मर जाएंगे। अब कहानी में भेड़ वक्त से पहले मर गई ना, जबकि उसकी साथी भेड़ चूँकि खौफ से आज़ाद थी इसलिए वो ज़िंदा रही। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खौफ कितनी बुरी चीज़ है। कहा जाता है कि मौत से ज़्यादा खौफनाक चीज़ मौत का खौफ है और ये वही खौफ है जिसने उस भेड़ की जान ले ली। अच्छा, वो अली सीना ने सैकड़ों साल पहले जो तजर्बा किया इसकी जो एक अमली सूरत है हम आलमी सियासी मंजरनामे में बार बार देख चुके हैं। कैसे कभी कीमियाई हथियारों के खौफ ने इराक़ को तबाह किया, कभी शाम निशाना बना, कभी लिबिया निशान इबरत बनाया दिया गया। वजह क्या थी? खौफ। और माज़े करीब की बात अगर मैं करूं तो 9/11 किसे भूल सकता है, जिसके बाद अमेरिका ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का नारा मारकर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। और यहाँ दहशतगर्दी का वही किरदार है ना जो कहानी में भेड़िए का था।
इसे देख देख कर, जैसे आपको याद है अभी कहानी मैंने कुछ सुनाई कि भेड़ डरती रहती थी इसको देख देख कर, खौफ का शिकार रहती थी, वक्त से पहले मर गई, बिल्कुल वैसे ही दहशतगर्दी के खौफ ने दुनिया को डराए रखा। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल बारूद की बारिश करता रहा, लेकिन खौफ की मारी दुनिया खामोश रही। एक बार नहीं, कई बार निहत्ते बेगुनाह लोगों पर बमबारी की, लेकिन दहशतगर्दी के खौफ का शिकार दुनिया ने लब नहीं खोली। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने दुनिया को इस खौफ में मुब्तला कर रखा था कि अगर दहशतगर्दी की इस बिला का सर ना कुचला गया तो फिर ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती। इसलिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, लेकिन किसी भी इंसानी हुकूक तंजीम के कान पर जूं तक ना रेंगी। और इसी खौफ की वजह से यूरोपीय ममालिक का जो इत्तेहाद नेटो है, वो भी अफ़गानिस्तान में अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता। आपको याद होगा उस वक्त भी जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, वो मुज़ाकरात की बात करते रहे, और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी इमरान खान साहब ने बार बार अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आने के मशवरे दिए। लेकिन अमेरिका को कह लें कि अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था, गुरूर था कि जी वो तो सुपर पावर है और दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। लेकिन फिर सुपर पावर नतीजा क्या निकला, ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया। यानी 2000 अरब डॉलर जंग में झोंकने के बाद हाथ क्या आया? 20 साल, इतना लंबा अरसा, 2 डेकेड्स। इस तवील लड़ाई ने आखिर क्या किया? होश ठिकाने लगा दिए खुद को सुपर पावर समझने वालों के। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसका इमरान खान साहब ने मशवरा दिया था, यानी मुज़ाकरा। आखिर खुद को ज़मीनी खुदा समझने वालों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आकर बैठना पड़ा। किसके साथ मुज़ाकरात किए? अमेरिका ने उन्हीं लोगों के साथ जिन्हें 20 साल दहशतगर्द कहते रहे, दहशतगर्दों की लिस्ट में रखा गया, जिनके सर पे करोड़ों रुपए के इनाम रखे गए। अब अच्छा नाज़रीन, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला देखा आपने कि इतनी अफरा तफरी में हुआ कि देखने वाले भी हैरान रह गए, समझ ही नहीं है कि हुआ क्या, इतनी जल्दी हो गया, और मैदान जंग से कैसे भागते हैं। ये मंजर जदीद दुनिया ने भी देख लिया। और यही नहीं, अमेरिका के निकलते ही इसने जो कठपुतली अफ़गान फ़ौज खड़ी की थी, वो भी कह लें कि तितर बितर हो गई। अब इतनी तेज़ी से कि ख़ुद अमरीकी भी हैरान रह गए। और फिर 20 साल पहले जिन्हें हुकूमत से निकलना पड़ा, वही तालिबान फिर से अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन गए। अब से सूरत हाल ये कि वो खौफ जो अमेरिका ने तालिबान की सूरत दुनिया के दिल में डाला था, वो अब भी दुनिया को तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से रोक रहा है। चले एक ना एक दिन ये मामला भी किसी करवट तो बैठ ही जाएगा। लेकिन अब ख़तरनाक बात यह है कि इसी खौफ की वजह से दुनिया ने अफ़गानिस्तान को तन्हा छोड़ दिया, जिससे इंसानी बहरान का अलमिया भी जन्म ले सकता है। और पाकिस्तान दुनिया को इसी से ख़बरदार कर रहा है। ये वज़ीर ख़ारजा साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब रूस अफ़गानिस्तान से निकला था तो दुनिया ने बल्कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जिसका खमियाजा उसे 9/11 की सूरत में भुगतना पड़ा। अब फिर अमेरिका यही गलती दोहराने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब में शाह महमूद कुरैशी साहब दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं कि जी दुनिया को अब समझना होगा कि 20 साल में तालिबान बदल चुके हैं, बल्कि बहुत बदल चुके हैं। अब वो जंगजू नहीं है, बल्कि अब वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। उन्होंने अपने लोगों को साथ लेकर चलना है, हुकूमत करनी है, और इसके लिए उन्हें आलमी बिरादरी की सपोर्ट की ज़रूरत है। और कुरैशी साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर आलमी बिरादरी ने सपोर्ट ना किया तो अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं। अगर वहाँ हालात ख़राब हुए तो क्या होगा? इसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान बड़ी अच्छी नीयत से, खुलूसे नीयत से कोशिश कर रहा है कि दुनिया तालिबान को सपोर्ट करे। आज इसी मामले को लेकर कौमी जो सलामती कमेटी है उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें अस्करी और सियासी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक थी कि जी खित्ते में जो उभरती हुई सूरत हाल है, सिचुएशन है, बड़ी पेचीदा है। अफ़गानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानात हो सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत की जो मुख्तलिफ़ कोशिशें हैं उनको हम आहंग करने के लिए खुसूसी सेल भी कायम करने की हिदायत की है। अब ये खुसूसी सेल है, ये अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के जो बैनुल-अक़वामी रवाबित है ना, उनमें किरदार अदा करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात नाज़रीन बड़ी गौर तलब है, वो ये कि जी पहले भी अमन दुश्मन पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ना बड़े मुतहरिक रहे हैं, और अब भी प्रोपेगेंडे और साजिशों के ज़रिए पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये ज़रा क्लिप देखिएगा मोहिद यूसुफ साहब का, आप समझ जाएंगे।
नाज़रीन, ये हैं वो वजूहात जिनकी वजह से हम अफ़गानिस्तान में किसी भी कह लें कि इंसानी अलमिए, किसी भी बहरान या फिर खाना जंगी के मुतामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब हमसाए के घर में आग लगी हो तो समझें कि किसी भी वक्त ये आग आपके अपने घर में भी आपको जला सकती है। अच्छा, मोहित यूसुफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के असरात को 40 साल भुगता है और आज अमेरिका हमें फिर आंखें दिखा रहा है, फिर से आंखें दिखा रहा है। क्या ये भूल गए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमेरिका ने शुरू की थी? क्या इस जंग में इसके इतने फौजी या शहरी मरे जितने पाकिस्तानी शहीद हुए? 80,000 लोगों की कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने, कोई मजाक नहीं है। 200 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मैशत को बर्दाश्त करना पड़ा, यह भी कोई मजाक नहीं है। और फिर अमेरिका हमें मशकूक नजरों से देख रहा है। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आई, इससे पहले वो भारत गई जहां उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से पता पूछे के सवाल पर क्या कहा कि जी उनका दौरा पाकिस्तान बड़ा ही मखसूस है, बड़ा ही महदूद मकासद के लिए है और वो फिल वक्त पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात की मुतमन्नी नहीं है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ तक कहा कि हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम फिल वक्त पाकिस्तान से वो जो वसीउल बुनियाद ताल्लुकात हैं वो कायम करेंगे, और ना ही हमें कोई दिलचस्पी है कि हम इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ मिलाकर देखें। हम अभी ना इस मुकाम पर हैं और ना ही हम इस तरफ जा रहे हैं। अब नाज़रीन, इस बयान का सीधा सा मतलब ये है कि मतलब निकल गया तो मैं कौन तू कौन। पाकिस्तान जिसने मुज़ाकरात को यकीनी बनाया, उससे अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहिए, बल्कि उस भारत से ताल्लुकात चाहिए जिसने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप चलाए। इसका भी जवाब दूंगी, पहले ज़रा ये क्लिप देखिएगा। अब ये है असल बात कि अमेरिका शिकस्त खाकर अफ़गानिस्तान से भाग तो गया है, लेकिन इसके पेट में ये मरोड़ उठ रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान में जो चीन का असर व रसूख है ना वो बढ़ जाएगा। और आलमी मामलात पर नज़र रखने वाले कह रहे हैं कि जी चीन पाकिस्तान रूस पर मुश्तमिल ब्लॉक एक हकीकत बनकर उभरा है जो यहाँ से अमेरिका का बोरिया बिस्तर पक्का गोल कर देगा। अब बस ये फ़िक्र अमेरिका को खाए जा रही है, इसलिए वो चीन के मुकाबले में भारत को उतारने की कोशिश में ये मामला। अब इस पर क्या कहूँ मैं कि वो कहते हैं कि क्या पिद्दी का शोरबा। और लद्दाख में चीनी फ़ौजियों के हाथों जो भारतीय सुरमाओं की दुर्गत बनने का नज़ारा है वो तो सब ने देखा, लेकिन फिर भी अमेरिका बहादुर इसे चीन के मुकाबले में खड़ा करने पर बज़िद है, जिसकी तरबियत याफ्ता अफ़गान फ़ौज हवाओं में बिखर गई तो फिर कर ले शौक़ पूरा करना है तो। और इसीलिए नाज़रीन, अमेरिका भारत के काले करतूतों पर पर्दा डाले हुए है, बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान तो रहेगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उनका क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग है, ये दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता? उनके घर महफूज नहीं है, मस्जिदें महफूज नहीं है, उनकी शहरियत छीनी जा रही है, उनकी ज़िंदगी छीनी जा रही है। भारतीय पंजाब के किसानों को ये जो मोदी के गुंडे हैं सरेआम गाड़ियों तले कुचल रहे हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। और कश्मीर में जो रियासती दहशतगर्दी मोदी की सरपरस्ती में चल रही है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। और ये मुनीर अकरम साहब अक़वाम मुत्तहिदा में इसी का रोना रो रहे हैं। यानी 96,000 शहादत हैं, इंसानी जान एक मारने कहाँ हज़ारों बेगुनाहों का खून, मतलब इस दरिंदे मोदी के सर पर है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। दूसरा, ये पाकिस्तान में अपनी ये जो गंदी हरकतें हैं इसकी, उससे बाज नहीं आता है। कभी दासू, कभी कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हमले करता है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है, उठाता रहेगा। और पाकिस्तान की शिकायत को झूठा प्रोपेगेंडा कहकर दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन ये जो आलमी इदारे, इंटरनेशनल मीडिया चीख कर कहता रहा है कि भारत का दाइश से गठजोड़ है जिससे दुनिया को खतरा है, इस पर कान कैसे बंद करेगी दुनिया? और ये जो अमेरिका है जो आलमी हुकूक का चैंपियन बनता है, जवाब दे ना, क्यों इसे भारत के काले करतूत आखिर नज़र नहीं आते हैं? क्यों ये अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं? क्यों इनकी भारत के साथ कम नहीं होती हैं? इसकी एक बड़ी क्लियर वजह है, और वो वजह ये है जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब इसमें बात करें, ज़रा चलाइएगा क्लिप। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान में शिकस्त से जो अमेरिका है ना बुखला गया, बुखलाहट का शिकार हो गया और अपनी शिकस्त का जो मलबा है वो डालने के लिए कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहे हैं। नेटो वाले इसे आंखें दिखाने लगे हैं और इसे इलाके पर नज़र रखने के लिए कोई अड्डे देने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान ने तो साफ़ कह दिया ना, एब्सोल्युटली नॉट, साफ़ कह दिया। अब जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं ना, इन्होंने भी ठेंगा दिखा दिया। अब इसलिए अमेरिका बहादुर बदनाम ज़माना मोदी के साथ मिलकर चीन को घेरना चाहता है और ख़ुद को इनकार करने पर पाकिस्तान को सज़ा देना चाहता है।
लेकिन खुद को कहने वाला शायद ये भूल रहा है कि ज़माना जो है ना, ज़माना बदल चुका है। अब ये जो डू मोर का मुतालिबा है, ये दौर नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है, इसलिए अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम के लिए एक परेशान कुन खबर है कि जी IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी जो ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने का मुतालिबा कर दी है। अब तफसीलात के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मज़ीद टैक्स इकदाम करे, ताकि जो सालाना महसूलात हैं उसका हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए हो जाए। अच्छा, ज़राए का मज़ीद ये कहना है कि IMF ने तजवीज़ दी है कि बिजली टैरिफ की जो बुनियादी कीमत है उसमें 1.4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए, ताकि बड़े जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको काबू किया जा सके। इसके अलावा रवा माली साल में मज़ीद जो GST है इस्तस्ना, उसको वापस लिए जाने की भी तजवीज़ है। जबकि FBR ने भी जो चंद अशिया हैं उनकी फहरिस्त तैयार की है जहाँ पर ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा। और ज़राए का कहना है कि अगर सब कुछ दुरुस्त चलता रहा तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है नवंबर 2021 के एंड तक $1 अरब की मंजूरी भी दे देगा। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, IMF के जो नए मुतालिबात हैं, उस पर तमाम आवाम यकीनी तौर पर परेशान। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब, और यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर फ़ारूक आपकी तरफ भी आऊँगी। सबसे पहले कि IMF ने जो हमसे बिजली की कीमत है, इनकम और जो सेल्स टैक्स हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है, पहले ही महंगाई जो है उसका तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम लोग परेशान हैं कि कहाँ से पूरा करें जो घर के अखराजात हैं, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं, महंगाई हुए चले जा रही है। अभी जो ऊपर से नए जो मुतालिबात आ गए हैं, इस पर तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। जी देखें, इस वक्त डॉक्टर साहिबा IMF प्रोग्राम सस्पेंशन में है और ये उनकी शराइत अगर दुरुस्त हैं, मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त हैं या नहीं। ये पता लगेगा जब ये फॉल मीटिंग्स में वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक वाशिंगटन जाएंगे इसी महीने, तो वहाँ पे वो डिस्कशंस होंगी। तो इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि ओरिजिनल जो IMF का प्रोग्राम है उसमें एक प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए सर्टन रेवेन्यू अमाउंट्स चाहिए थे, और वो आपका जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें उस किस्म की रेवेन्यू नहीं हो सकी जो प्रोजेक्टेड थी। बहरहाल वो एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें समझने की बात ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक एक्सटर्नल शॉक में है, और वो एक्सटर्नल शॉक जो है वो कमोडिटी प्राइसेस का है। इसका मतलब है कि खाने पीने की जितनी हमारी इम्पोर्ट्स हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है और तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है, और हमारा क्योंकि बिजली का निज़ाम जो है वो सारा इम्पोर्टेड है, तो हमारे जब भी ये इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं इनपुट्स की, तो हमारी जो पेमेंट्स हैं बिजली के लिए वो डॉलरों में इंक्रीज़ हो जाती हैं, और उससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत प्रेशर आता है, हमारे रिजर्व्स पे बहुत प्रेशर आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अगले 3-4 महीने ये कमोडिटी बूम रहेगा, तो उस दौरान हमने अपने रिज़र्व्स जो हैं इनको डिप्लीट होने से बचाना है। अब हमारा ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हमारे 3-4 महीने के रिज़र्व्स हैं, और उनको हमने तकरीबन 5-6 महीने तक लेके जाना है, जिसका मतलब है कि एक तो आपको डिफर्ड पेमेंट पे आपको ऑयल का बंदोबस्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कर लिया है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, GDRs करने पड़ेंगे, OGDC के, PPL के, POL के, आपके पास PTCL के भी हैं पॉसिबिलिटीज़, और उसके साथ साथ आपको यूरो बॉन्ड्स भी करने पड़ेंगे। और उसका मेन जो वजह होगी वो अपने रिज़र्व्स को 5 महीने 6 महीने तक लेके जाएं ताकि स्टेबिलिटी रहे। उसके बाद फिर जो आपकी रिफॉर्म्स एजेंडा है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है,
क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स में हो चुकी है और एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज अब कैपेसिटी की वजह से कंस्ट्रेंड हो गई है। तो जब ये नई कैपेसिटी आएगी इसको भी 3-4 महीने लगेंगे। तो ये जो अगला 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर्स अरेंज करने हैं। जितने ज़्यादा आप डॉलर्स अरेंज कर लेंगे वो रेमिटेंसेस से आएंगे, ये जैसे मैंने कहा कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन से आएंगे। हो सकता है कोई प्राइवेटाइजेशन जो अभी तक किसी हुकूमत ने जरूरत नहीं की प्राइवेटाइजेशन करने की, लेकिन अब हमें फोर्स किया जाएगा हालात की वजह से कि हम प्राइवेटाइज करें और बहुत से सफ़ेद हाथी जो हैं इनको आप प्राइवेट सेक्टर में लेके जाएं और उससे रिजर्व्स को भी आप अपने तौर से बिल्ड अप करते रहें। ठीक। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब को भी सुना। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाकई अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी फिर अवाम कहाँ जाएंगे? अवाम से तो ये वाली महंगाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही। साथ ही ये डॉक्टर साहब की जो ये अहम मसला है गर्दिशी कर्ज़ों का है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों नहीं अब तक जो गर्दिशी कर्ज़े हैं उन पर काबू पाने की कोई एक हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बना सकी है? क्या वजह नज़र आती है आपको? डॉक्टर साहब, आप पहली बात तो ये है कि पिछले 50 सालों में देख रहे हैं, जब से हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, हर हुकूमत आती है और जो हुकूमत की अपनी नाकामियां होती हैं, जो अपनी फेलियर्स होते हैं, वो हम ब्लेम कर देते हैं IMF के ऊपर। बड़ा आसान, मुल्क में महंगाई है, हम IMF की वजह से महंगाई। आपने भी अपने इब्तदाई में कह दिया IMF ये मुतालबा कर रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता। IMF आपको कहती है कि आप अपने बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रहे हैं, आप उस खसारे को खत्म करें। कहीं ये नहीं कहती पाकिस्तान की हुकूमत को आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो कहती है कि आप अपना खसारा कम करें। करने का तरीका यह है कि आप अपनी चोरी जो हो रही 25% चोरी हो रही है उसमें कभी ले आए। आप जो बिल वसूली 100 यूनिट अगर किसी को देते हैं तो आपके पास जो बिल वसूली होती है वो 90 यूनिट की होती है। वो कहते हैं आप अपने बिल बढ़ा लें। अगर आप चोरी रोकने में कामयाब नहीं होते, अगर आप पूरे बिल वसूल करने में कामयाब नहीं होते, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप अपने रेट बढ़ा दें। तो IMF आपको ये नहीं कह रही कि आप रेट बढ़ा दें। IMF कह रही है कि आप अपना खसारा खत्म करें। खसारा आप खत्म नहीं कर सकते अगर आप फेल हो रहे हैं। IMF की वजह से महंगाई नहीं आती, ये हमारी अपनी कमजोरियों और अपने फेलियर्स की वजह से महंगाई आती है। हम मलबा डाल देते हैं IMF के ऊपर। अब मैं 3 हकायक आपके सामने रखता हूँ। फरवरी की 17 तारीख को एक टेक्निकल लेवल की मीटिंग हुई पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF के स्टाफ के दौरान। उसमें हमने एक अग्रीमेंट लिखा, IMF के साथ हमने अग्रीमेंट किया कि हम 3 काम करेंगे। हम 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर। ये हमने एग्री किया उनसे। दूसरी चीज हमने उनसे एग्री की कि बिजली की मद में हम 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करके दिखाएंगे आपको। और तीसरा वादा हमने ये किया कि 1200 अरब रुपये इजाफी टैक्स लगाएंगे। अब मार्च की 24 तारीख नोट कर लें, वहां पे IMF की बोर्ड की मीटिंग हुई। हमने ये वाला एग्रीमेंट जो किया था फरवरी की 17 तारीख को उनके सामने रखा गया। उन्होंने ये एग्रीमेंट अप्रूव कर लिया और हमने $1 मिलियन की एक किस्त IMF से वसूल कर ली। अब ये मार्च की बात है। अप्रैल में हमारे पास वजीर खजाना नए आ गए। जब नए वजीर खजाना आए उन्होंने कहा कि पास तो जादू की छड़ी है, मैं रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा बिजली का और आपको गर्दिशी कर्जा भी कम करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा के दिखा दूंगा। अब IMF ने कहा अगर आपके पास छड़ी है तो हम 5-6 महीने इंतजार करते हैं, हम प्रोग्राम को सस्पेंड कर रहे हैं। अब ये मार्च की बात है, अब हम बैठे हैं अक्टूबर में। अब वो जादू ने काम नहीं किया जो वादे हमने किए थे। देखिए IMF जब आता है तो वो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ मुआहदा करता है। अगर आपका वजीर खजाना तब्दील हो जाए IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मुआहदा कर लिया है। अब वो 600 अरब रुपए का हमने मुआहदा किया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत के ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, वो हम नहीं लगा पाए। उसके नतीजे में हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो आ रहे हैं। अब आपने गर्दिशी कर्जा जात तरफ सवाल किया।
देखिए, गर्दिशी कर्जाजात इसलिए बढ़ते हैं कि आपका चोरी का जो चोरी है बिजली, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप बिजली महंगी खरीद रहे हैं निजी बिजली घरों से, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप उसकी वसूली जो कर रहे हैं कंज्यूमर से वो कम कर रहे हैं, 25% बिजली चोरी हो रही है, 10 से 12% आपकी बिल की वसूली नहीं हो रही, गर्दिशी कर्जाजात मजीद बढ़ते ही चले जाएंगे। यहाँ पे फेलियर हो रहा है इस्लाहात का। ठीक है, ये फेलियर है, ये हुकूमत का फेलियर है, और ये IMF के ऊपर मलबा डाल देना बड़ा आसान है। जी ठीक है, ठीक है, आगे चलती है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, डॉक्टर सलमान। अब ये जी खबर ये भी है कि जी 3 महीने के दौरान जो तिजारती खसारा है वो 100% बढ़ गया है, और ये जो रवा माली साल की जो पहली तिमाही है इसमें खसारा 11 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। डॉक्टर साहब, क्या पिछले साल हुकूमत ने कहा नहीं था कि जो बरामदात हैं, दरामदात हैं, इसका जो फ़र्क है बड़ा कम कर दिया गया, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतना तिजारती खसारा बढ़ गया? देखें, इसकी जड़ जो है, अभी जो डॉक्टर फ़रग सलीम बात कर रहे थे, वो बिजली का सेक्टर है। बिजली के सेक्टर में दो बहुत बड़ी बातें हैं। नंबर 1, ये सारी बिजली जो है ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे डिपेंड करती है, और जब इम्पोर्टेड फ्यूल महंगा होता है, और क्योंकि वो डॉलर्स में होता है, तो अगर डॉलर महंगा होता है तो वो फ्यूल महंगा हो जाता है। और वैसे भी जितना भी इस वक्त फ्यूल है दुनिया में वो महंगा हुआ है। वो जब महंगा होता है तो वो हमारी बिजली की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाता है, और हमारी अवाम जो है वो अभी तक उस पूरी कॉस्ट को नहीं देने के काबिल, और बिल्कुल उनके में हिम्मत नहीं है कि वो दे सकें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के 24% के करीब जो लॉसेस हैं उसमें इस हुकूमत ने थोड़ा बहुत कमी की है, लेकिन इसके लिए बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस चाहिए, और उसमें आपको बहुत सा काम करना है कि कम्पेटिटिव पावर सेक्टर बनाया जाए। अब कम्पेटिटिव पावर सेक्टर की तमाम जो लेजिस्लेशन है वो तो हो गई है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा इस वक्त का बिजली का निज़ाम है जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट करता है, क्योंकि उनको पता है कि जब ये कंपटीशन में आएगा तो ये इम्पोर्टेड बिजली जो है ये कम्पीट नहीं कर पाएगी, आपको रिन्यूएबल्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, डॉक्टर फारूक आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि हम बड़े ही एक ख़तरनाक जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटरनल सेक्टर जो हम कहते हैं, मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई बर्दाश्त से बाहर है, और एक्सटर्नल सेक्टर जो कहा जाता है, हमने पिछले इस माली साल के 3 महीनों में 12 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कर डाला है। यानी कि अगर हम साल की बुनियाद पर जाते हैं तो ये कहीं 40-50 अरब डॉलर तक ना पहुंच जाए। ये पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में हमने पहले कभी नहीं देखा था। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस वक्त कोई हिकमत अमली ठोस किस्म की सामने नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने जो जड़ बताई है बहुत सारी बीमारियों की, वो उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है, और वो हमारा बिजली का सेक्टर है जो ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स को कंपैरेटिव होने देता है दुनिया भर में, और ना ही जो लोकल कंज्यूमर है पाकिस्तान में उसको इस खित्ते के मुकाबले में 50-70% महंगी बिजली मिल रही है। तो ये खतरे का जोन है मुल्क के अंदर भी, इंटरनल सेक्टर भी और एक्सटर्नल सेक्टर भी। इससे रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा। सरकार से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन फ्लैट है। अगर आप सन 2013-14 का माली साल निकाल के देखें तो उस साल भी हमने तकरीबन 31 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर, और अब हम 7-8 साल के बाद दोबारा से फिर हम जश्न मना रहे हैं कि हम वहीं पहुंच गए जहां पे हम 7 साल। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे मुलाकात के बाद एक बड़ी खबर के साथ। जी तो नाजरीन, दुनिया की मशहूर लॉ फर्म मर्क थॉमस ने अपने ब्लॉग में पंडोरा पेपर्स के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर डाले हैं। मर्क थॉमस ने अपने उन्वान में पाकिस्तान लिखकर थम्स अप किया।
फिर पाकिस्तानी इदारों को 2 बार थम्स अप किया और इसके बाद मीर शकील और मीर इब्राहिम का नाम लेकर उनको 3 मरतबा थम्स अप कहा है। अब इन थम्स अप के मायने क्या, आप सोच रहे होंगे, क्या इसमें पाकिस्तान के इदारों पर तंज कर रहे हैं कि पाकिस्तान और उनके इदारे खामोश हैं और मीर शकील और मीर इब्राहिम अपने मकरू धंधे जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आगे मर्क थॉमस कहते हैं कि बाप बेटे की जोड़ी झूठी खबरों, झूठे दस्तावेजात और झूठे केसेस घड़ने के असल किरदार हैं। अच्छा, मर्क थॉमस जो कि एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी लॉ फॉर्म है, ये अपने ब्लॉग में मज़ीद इंकशाफ करते हैं कि जी पाकिस्तानी इदारों के सामने मीर शकील और मीर इब्राहिम के ख़िलाफ़ वाज़े और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इदारों की खामोशी एक सवालिया निशान है। अच्छा, मज़ीद ब्लॉग में इंकशाफ किया गया है कि जी जब पूरी दुनिया के सहाफ़ी ICIJ के असाइनमेंट्स पर तहकीक में मसरूफ़ थे, वहीं पर एक नाम नेहाद सहाफ़ी जिसका नाम उमर चीमा अपने मालिक मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम के हाथों एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहा था और ICIJ की पाकिस्तान में तहकीक को अपने मालिक के एजेंडे से कालक मल रहा था। अच्छा, एक और राज फाश किया गया इस ब्लॉग में, वो भी ज़रा सुनिएगा कि जी उमर चीमा ने अपने मालिक मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम के कहने पर एग्जैक्ट और बोल के चीफ एग्जेक्टिव समेत कई कारोबारी शख्सियात के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल करवाए। और मज़ीद ज़रा सुनिएगा, मर्क थॉमस मज़ीद कहते हैं कि जी उनके अंदरूनी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उमर चीमा जो कि मीर शकील और मीर इब्राहिम का मोहरा है, वो इन दोनों के पास ये खबर लेकर गया और कि उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है जिस पर मीर शकील और मीर इब्राहिम ने उसे भारी रकम बतौर रिश्वत ऑफ़र की और कहा कि उनके साथ कई और नाम भी शामिल किए जाएं। अच्छा, इन नामों की एक फ़हरिस्त है। चूँकि मीर शकील का अपना नाम उस लिस्ट में शामिल था तो मीर शकील अपने मद्दे मुकाबिल लोगों के नाम भी शामिल करवाना चाहता था। अच्छा, पहले तो उमर चीमा ने मज़ाहमत की, लेकिन बाद में हामी भर ली। ये हामी भरना इसलिए नहीं था कि उसकी नीयत बदल गई, बल्कि हकीकत ये कि उमर चीमा को मीर शकील और मीर इब्राहिम ने ऐसी ऑफ़र की जिससे वो इनकार ही नहीं कर पाया। अब नाज़रीन, यहाँ एक और बात गौर तलब है कि मीर शकील ने उमर चीमा को ख़रीदा और उमर चीमा बिक गया। उमर चीमा को ख़रीदा गया और उमर चीमा बिक गया। सहाफ़त जैसे मुक़द्दस शोबे को मीर शकील रहमान ने अपना धंधा बना लिया, जैसे कि वो ख़ुद अपनी ज़बान से ये बात कह चुके हैं, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज़म। और अब उमर चीमा ने भी इस मुक़द्दस शोबे को बेच डाला। अच्छा, इस ब्लॉग में ये भी बताया गया, ज़रा सुनिएगा कि जी माजी में भी उमर चीमा और जो मीर शकील हैं और मीर इब्राहिम ऐसी झूठी और मन घड़त खबरें चलाते रहे और शाया करवाते रहे और जो अदालतों में जाकर जाली साबित हुई और उनको मुंह की खाना पड़ी। अच्छा, मर्क थॉमस ने पाकिस्तानियों के खिलाफ घिनौनी साजिश को बेनकाब करते हुए बताया है कि उमर चीमा का मीर शकील और मीर इब्राहिम के कहने पर झूठी खबरें घड़ने का ये जो किस्सा है कोई नया नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ झूठी खबरें घड़ने और जाली दस्तावेज़ात फराहम करने पर मुतअद्दिद FIRs और केसेस भी दर्ज हैं। और उनके ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि ये लोग शुएब अहमद शेख के खिलाफ भी झूठी खबरें घड़ने और दस्तावेज़ात जो है वो फराहम करने में मुलव्विस हैं। अच्छा, मीर शकील और मीर इब्राहिम ने डेक्कन वॉच मुल्क दुश्मन सहाफ़ी से मिलकर एग्जैक्ट और बोल के चीफ एग्जेक्टिव शुएब अहमद शेख के खिलाफ मन घड़त और झूठी खबर छपवाई और झूठा प्रोपेगेंडा किया। यहाँ तक कि उसी केस में जो उस केस के प्रोसिक्यूशन के गवाह ने भी मीर शकील और मीर इब्राहिम के मुलव्विस होने की तस्दीक की। अच्छा, इस केस की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसकी कॉपी भी मर्क थॉमस ने अपने ब्लॉग में छापी है और ये ज़रा चलाइएगा, ये नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं आपको ज़रा ये पढ़कर भी सुना देती हूँ, ज़रा सुनिएगा। यासिर की जियो के मीर शकील रहमान और डेक्कन वॉच से दुबई में मुलाकात हुई और कई मुलाकातों के बाद एग्जैक्ट के खिलाफ डेक्कन के ज़रिए मन घड़त और बेबुनियाद आर्टिकल छापा गया। अच्छा, मर्क थॉमस ने मज़ीद इंकशाफ ये किया है कि जी FIA ने इसी केस में FBI की जो जाली दस्तावेज़ात हैं वो भी अदालत में पेश की, जो FIA के मुताबिक उमर चीमा की तरफ से उन्हें दी गई थी, जबकि FBI का जो ख़त है वो जाली था क्योंकि वो पाकिस्तानी तरीक़ाकार के मुताबिक लिखा गया था। अच्छा, इस ख़त की जो कॉपी है ना वो भी उन्होंने अपने ब्लॉग में लगाई है और वो भी ज़रा हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ज़रा ये भी चलाइएगा नाज़रीन के लिए टीम, आप देख सकते हैं ये कॉपी भी। अच्छा, सबसे अहम बात, FBI ने भी इस ख़त को जाली करार दे दिया। आप स्क्रीन पर FBI की जानिब से जो इस ख़त को जाली करार देने का सबूत है ना वो भी देख सकते हैं, जो कि असली FBI का ख़त है, जिसमें ये तरदीद की गई है कि जो ख़त उमर चीमा ने FIA को शुएब शेख के खिलाफ बतौर सबूत अदालत में पेश करने के लिए दिया वो असली नहीं बल्कि जाली है। अब नाज़रीन, इसी केस में एक अमरीकी लॉ फॉर्म ने भी इस मामले पर पाकिस्तानी अदालत को वजाहत दी थी। उनका ख़त भी ये ज़रा चलाइएगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो ख़त है।
अच्छा, मार्क थॉमस मजीद कहते हैं कि जी जो तमाम दस्तावेज़ात हैं ये इस केस का हिस्सा हैं और पहले ही पाकिस्तान की अदालत में जमा करवाए जा चुके हैं। मार्क थॉमस ने मीर शकील, मीर इब्राहिम और उमर चीमा को खबरदार किया कि अगर उन्होंने उनकी खबर की तरदीद की तो मार्क थॉमस के पास इस डील के मुकम्मल ऑडियो शवाहिद मौजूद हैं जो वो किसी भी कानूनी अदालत में पेश करने को तैयार भी हैं। अच्छा, इन्होंने एक और अहम सवाल उठाया है कि जी जब ये बात वाज़े हो चुकी है कि मीर शकील और मीर इब्राहिम का ये आए रोज़ का किस्सा है कि वो झूठी बेबुनियाद खबरें, मुकदमात और दस्तावेज़ात बनाते हैं, तो पाकिस्तानी इदारे इस मामले पर खामोश क्यों और कब तक खामोश रहेंगे? अब नाज़रीन, मार्क थॉमस ने तो मीर शकील, मीर इब्राहिम और उमर चीमा के जो काले करतूत हैं और जाली खबरों की फैक्ट्री है उससे पर्दा उठा दिया। अवाम और इदारों के लिए हमने भी उनके सारे राज फाश कर दिए और मीर शकील और मीर इब्राहिम और उनके मोहरे सहाफ़ी के खिलाफ कराची में अदालत के हुक्म पर जाली खबर देने पर एक FIR भी दर्ज हो गई है और वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। और उम्मीद ये है कि जल्द मीर शकील, मीर इब्राहिम और उनके जो हवारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, उनको गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जाएगा। अब ये जिम्मेदारी आती है पाकिस्तानी इदारों की कि वो क्या मज़ीद एक्शन लेते हैं। ICIJ इस हवाले से उमर चीमा के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। एक बात मैं मीर शकील रहमान, मीर इब्राहिम और उमर चीमा को आज बता देती हूँ कि आपका ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है ना, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसे चलने नहीं देंगे। अवाम और इदारों की आंखों में धूल अब हम आपको झोंकने नहीं देंगे, अब ऐसे नहीं। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपने मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।